गुड मॉर्निंग। फिर से एक बार आप लोगों को स्वागत है अपना चैनल जेपीएससी विद अमन में। यह क्लास सेमेस्टर 5 वाले स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होंगे जिनका कोर पेपर 11 पॉलिटिकल साइंस है। आई होप यह क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और अगर इस क्लास का आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोगों को मिल जाएगा जेपीएससी विद अमन टेलीग्राम चैनल या ग्रुप, जहाँ पर से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए आज की क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन आप देख सकते हैं वो है कि मार्क्स द्वारा द्विनात्मक प्रणाली को व्याख्या करना। द्विनात्मक प्रणाली जो है उसको क्या करना है, व्याख्या करना। ठीक है, आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, इसमें मार्क्स का जो मार्क्स है, कार्ल मार्क्स है, उनकी जीवन परिचय को आप लोग सबसे पहले एग्जाम में लिख दीजिएगा ताकि ये आंसर थोड़ा लॉन्ग लगे, क्योंकि 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। चलिए देखिए, मार्क्स का जन्म जो होता है पर्सिया के साइन प्रांत के टियर नगर में 5 मई 1818 को हुआ था। कब होता है? 5 मई 1818 को होता है। और मार्क्स के जो पिता थे वो एक वकील थे। क्या थे? वकील थे। एवं उनकी प्रारंभिक जो शिक्षा है एक स्थानीय स्कूल में जर्मेनियम में हुई थी। मतलब वही जर्मेनियम जो था वहाँ पर उसका प्रारंभिक शिक्षा होता है। ठीक है। और बोन विश्वविद्यालय से उन्होंने कानून की शिक्षा प्राप्त की। तत्पश्चात बर्लिन विश्वविद्यालय से दार्शनिक एवं इतिहास का भी अध्ययन किया था। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखें उनके बारे में है, कार्ल मार्क्स के बारे में। और जेना विश्वविद्यालय से उन्होंने डायरेक्टर की उपाधि प्राप्त की थी। ठीक है, डायरेक्टर की उपाधि भी प्राप्त कर लेता है। ठीक है, जोना विश्वविद्यालय से। ठीक है, आगे देखिए, ये जो होते हैं मार्क्स, ये द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी भी इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी। और वर्ष 1883 में मार्क्स का क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। इतना आप इनके बारे में इंट्रोडक्शन आप लिख दीजिएगा। चलिए अब हम देखेंगे जो परिचय देंगे। अब द्विनात्मक प्रणाली का परिचय देंगे। इसका मतलब क्या होता है? द्विनात्मक का मतलब आपको समझा दें। इसका मतलब होता है अपने शब्दों से दो चीज़ों को पक्ष रखना। दो पक्ष मतलब दो पक्ष का बात करता है, उसी को बोलते हैं द्विनात्मक प्रणाली। चलिए पढ़ेंगे तो आप लोगों को लाइन बाय लाइन समझ में आएगा। देखिए, मार्क्स का द्विनात्मक उसके गुरु हीगल की द्विनात्मक पद्धति पर आधारित है। जो हीगल का जो गुरु मार्क्स का जो गुरु है हीगल, उन्हीं पर आधारित है। उसी को ये पलट चलट के क्या करते हैं, बना देते हैं। ठीक है, लेकिन मार्क्स ने हीगल के द्विनात्मक को बिल्कुल अलग कर दिया। जो मार्क्स जो थे ना, हीगल का जो अलग कर देते, बुझिए तो पलट देते हैं। आगे बताएंगे कैसे पलटते हैं। ठीक है, और हीगल का मानना था कि समाज की प्रगति प्रत्यक्ष रूप से ना होकर एक टेढ़े मेढ़े तरीके से हुई है जिसके 3 अंग हैं। मतलब हीगल का भी और ये आपको मार्क्स का दोनों के एक ही जैसा मानना था। ये बात आपको याद रखें, यहाँ पर लिखे नहीं है, लेकिन दोनों के एक ही जैसा मानना था कि ये जिसका 3 अंग होता है। ठीक है, विचार को प्रत्यक्ष रखना सोसाइटी का, समाज का। ठीक है, पहला वाद, प्रतिवाद, संवाद का या संश्लेषण। अब वाद का मतलब होता है बात करना, प्रतिवाद का मतलब उसका विरोध करना, संवाद का मतलब होता है दोनों सपोर्ट करना। ये तीनों चीज़ का मतलब आपको याद रखना होगा। ठीक है, और मार्क्स की द्विनात्मक पद्धति का जो आधार होता है ना, यह हीगल का ही द्विनात्मकवादी दर्शन है। मतलब हीगल का ही ये होता है। ठीक है, चलिए अब द्विनात्मक प्रणाली का अर्थ बताएंगे आपको। सबसे पहले तो द्विनात्मक पद्धति का जो मूल रूप से दो या दो से अधिक लोगों के बीच के एक संवाद होता है जो किसी विषय के बारे में अलग अलग दृष्टिकोण से दृष्टि या विचार रखते हैं। ठीक है, अलग अलग। ठीक है, लेकिन आगे देखिए कि जैसे द्विनात्मक पद्धति में उद्देश्य अनुनय या किसी एक पक्ष को किसी स्थिति से सहमत कराने का प्रयास नहीं है। द्विनात्मक पद्धति में दोनों पक्ष तक वितर्क के संगत तरीकों से माध्यम से सत्य और स्थापित करने की इच्छा रखते हैं। वे सत्य की खोज करते, भले ही साबित ही हो या पक्ष की गलत हो। मतलब कहने का मतलब होता है, इस लाइन को पूरा कहने का मतलब होता है कि द्विनात्मक प्रणाली कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी पक्ष हुआ, ठीक है, वो पक्ष वह गलत हो या सही हो, लेकिन इसका मेन मोटिव होता है सत्य को साबित करना। गलत हो या जिसके तरफ जाएगा, दो पक्ष होगा, दोनों पक्ष में कोई भी पक्ष अपना लेगा, लेकिन इसके सत्य की भले ही सत्य को साबित करना ही द्विनात्मक प्रणाली का क्या था, मोटिव था। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, द्विनात्मक प्रणाली का परीक्षण बता दें तो कार्ल मार्क्स ने संपूर्ण दर्शन का जो भवन उनके द्विनात्मक भौतिकवाद की नींव खड़ा किया। ठीक है, और द्विनात्मक भौतिकवाद 2 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्द से मिलकर बना? 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला द्विनात्मक का शब्द उस प्रक्रिया को स्पष्ट करता है जिसके माध्यम से संपूर्ण विकास हो रहा हो। ठीक है, और दूसरा भौतिकवाद इसके विकास के मूल तत्व प्रदर्शित करता है। तथा मार्क्स ने जिस द्वैतात्मक प्रक्रिया को उस दर्शन में प्रयुक्त किया है
उसके मूल प्लेटो एवं हीगल के दर्शन को निहित करता है, मतलब प्लेटो भी और हीगल के दोनों का दर्शन करता है। ठीक है, द्विन शब्द एक डायलॉग से रूपांतरित है जिसका अर्थ होता है संवाद, एक डायलॉग से। ठीक है, और ये पद्धति सत्य को पहचानने के लिए वाद विवाद की पद्धति है। आपको सही बताया ना, ये सत्य को साबित करता है। ठीक है, और प्लेटो के ग्रंथ रिपब्लिक में इस पद्धति के प्रयोग भी हुआ है, मतलब ग्रंथ जो प्लेटो लिखे थे इसका प्रयोग भी किए हैं। और हीगल ने ध्वन्यात्मक पद्धति का गहन अध्ययन किया था। ठीक है, और कालांतर में उसको ही अपने दर्शन का मूल आधारित बना लिया था। ये पढ़ते हैं उसको ही बना लेते हैं। और मार्क्स ने ध्वन्यात्मक भौतिकवाद को समझने के लिए हीगल के प्रतिवादन प्रक्रिया को समझना आवश्यक, मतलब जैसे मार्क्स को समझना है उससे पहले आपको हीगल को समझना पड़ेगा। तो चलिए पहले हीगल का देखते हैं। तो हीगल एक महान आदर्शवादी दार्शनिक था और उसने कहा कि संपूर्ण संसार गतिशील है, संपूर्ण संसार जो है गतिशील में है और इसमें निरंतर परिवर्तन होते रहता है। देखिए संसार जो है तो परिवर्तन होते ही रहता है। तो इस गतिशील आधार को विचार यानी विचार मतलब आइडिया अथवा विस्मात्म यानी वर्ल्ड स्पिरिट है। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, वर्ल्ड स्पिरिट है। ठीक है, उसके अनुसार इतिहास घटनाओं को क्रमिक प्रक्रिया यानी यह विकास ध्वन्यात्मक रूप में होता है, मतलब दोहराता है या करता है, जो विषमता व संघर्ष पर आधारित होता है। किस पर आधारित? संघर्ष पर आधारित हुआ। और हीगल विकास 3 अवस्थाओं में वर्णन करता था, आपको तो बता दिए, वाद, प्रतिवाद और संवाद। वाद मतलब जो होना चाहिए बातचीत, प्रतिवाद मतलब उसको विरोध करना, संवाद मतलब मिलके या संश्लेषण करना, बातचीत करना। ठीक है, हीगल कहते हैं कि कोई विचार वाद से प्रारंभ होता है और स्वाभाविक रूप से वह विचार का विरोध उत्पन्न होता है जो प्रतिवाद कहलाता है। अब वाद तथा प्रतिवाद द्वंद्व होता है। वाद कहने का मतलब होता है रखना, प्रतिवाद मतलब होता है तुम्हारा उसका विरोध करना, तो इसलिए द्वंद्व हो जाता है जो संवाद कहलाता है। दोनों मिला के क्या कहलाता है? संवाद कहलाता है। हीगल कहते हैं कि यही संवाद आगे चलकर पुनः वाद के रूप में ले लेता है और जिसका फिर प्रतिवाद हो जाता है, मतलब इसका फिर विरोध होने लगता है और द्वंद्व के माध्यम से संवाद के रूप में फिर नया विचार उत्पन्न होता है। तो यह क्रम सदा चलता रहता है, अंततः सत्य की प्राप्ति होती है। मतलब जब तक ये बातचीत चलेगा, हम लोग देखें ना कोई चीज़ के लिए लड़ने लगते हैं, सही जब तक नहीं होता तब तक उस पर बात करते रहते हैं, गलत सही सपोर्ट करता है। तो यही ध्वन्यात्मक प्रणाली का मतलब होता है दोनों का सपोर्ट करना, लेकिन जो अंत में सही सत्य की खोज होता है, सत्य ही होना चाहिए। ठीक है, फिर मार्क्स ने हीगल के ध्वन्यात्मकवाद को स्वीकार किया किंतु हीगल के इस विचार को अस्वीकार कर दिया, जो अभी लास्ट में बताया। तो संसार के नियामक तत्व विश्व आत्मा यानी वर्ल्ड स्पिरिट या तो विचार आइडिया है, लेकिन उसने इस आत्मा का या विचार के स्थान पर भौतिक तत्वों को स्वीकार किया। इस चीज़ को काट के ये भौतिक तत्वों को स्वीकार करते हैं क्योंकि वह एक भौतिकवादी था। जो आपको बता दें, मार्क्स जो था एक भौतिकवादी था। ठीक है, उसने कहा कि द्वैतवाद आधार विश्व आत्मा या विचार ना होकर गतिशील विश्व आत्मा या विचार ना होकर ये गतिशील, ठीक है, गतिशील पदार्थ है। और मार्क्स का विचार है कि भौतिक पदार्थ ही संसार के विकास की प्रक्रिया में रहते हैं, अर्थात वाद प्रतिवाद तथा संवाद के रूप में पदार्थ निरंतर विकास करता है। यही कारण है कि मार्क्स का द्वैतात्मक हीगल के बहुत दूर चला गया। मार्क्स ने स्वयं कहते हैं कि मेरा द्वैतांत जो न केवल हीगल द्वैतवाद जो है वो से भिन्न है, मतलब हीगल का जो द्वैतवाद से उससे भिन्न है, बल्कि वह उसके ठीक विपरीत है। मैंने हीगल के द्वैतवाद को सिर के बल खड़ा पाया और मैंने पैर को बल खड़ा कर दिया, मतलब पैर से सिर, सिर से पैर, उल्टा कर दिया। ठीक है, इसीलिए इनका जो द्वैत पढ़ने के दोष भी था। तो दोषपूर्ण क्या था? तो मार्क्स द्वारा जो अपनाई गई थी ध्वन्यात्मक पद्धति वो दोषपूर्ण भी था। इतिहास एक अविरल धारा है, इसकी कोई अंतिम अवस्था दिखाई नहीं देता। तो मार्क्स ने जो विभिन्न सामाजिक अवस्थाएं बताई है वे किसी एक निश्चित समय पर नहीं आई। एक अवस्था दूसरी अवस्था में सैकड़ों वर्षों में परिवर्तित हुई है। इसलिए मार्क्स की वाद प्रतिवाद और संवाद की दशाएं केवल कल्पना के पात्र थे। इसलिए इसका जो प्रतिवादी द्वैतांतिक प्रणाली था ये केवल कल्पना किया जा सकता था। ठीक है, आगे देखिए, इस निष्कर्ष में हम लोग निष्कर्ष में कह सकते हैं कि मार्क्स के ध्वन्यात्मक भौतिकवाद में अब तक के अध्ययन से स्पष्ट वर्तमान समय में
स्पष्टि के पीछे पदार्थ एक महत्वपूर्ण तत्व है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि भूत चीज़ की सत्य होती है, अभूत नहीं। ठीक है। कार्ल मार्क्स जिस वैज्ञानिक सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं उनकी वैज्ञानिकता यथावादित कारण है, ईश्वर संबंधी ढोकसला के कारण नहीं। कार्ल मार्क्स के भौतिकवादी सिद्धांत की जो आलोचना की गई है उसमें कोई दम नहीं है। ठीक है। लेकिन कार्ल मार्क्स की इस सिद्धांत की आलोचना वही करते हैं जो यथास्थितिवादी और बुर्जुआ हो, और वैज्ञानिक सोच रखने वाले कार्ल मार्क्स के गुणात्मक भौतिकवाद की आलोचना नहीं कर सकते, क्योंकि वे जानते हैं कि कार्ल मार्क्स कहते हैं कि वही सत्य है, ये सही है और सब कुछ है। ठीक है। इस तरह से आप आंसर को एंड कीजिए, आपको 100% 20 में 20 मार्क्स मिलेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।